उस समय तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। जैसे ही नोबेल गैसेस आई, इस भाई का सारेगामापा खत्म हो गया, इसे भी अवार्ड शो से बाहर निकाल दिया गया। कहानी की शुरुआत करते हैं 118 एलिमेंट जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनको रीअरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर ये एलिमेंट 15-20 होते तो आसानी से याद किए जा सकते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लेकिन 118 एलिमेंट्स को याद करना और उनकी प्रॉपर्टीज लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अटेम्प्ट और एफर्ट्स मारे। हमारे पूरे 118 एलिमेंट में 93 है मेटल्स, 18 है नॉन मेटल्स और 7 होते हैं मेटलोइड। इनको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आए डोब्राइनर अपना ट्रायड लेके, बोले कि भाई 3 एक जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखो, तो जो 2 होंगे फर्स्ट और लास्ट, उनका एवरेज का एटॉमिक मास आएगा बीच वाले का। ऐसा उनका स्कैम कुछ एलिमेंट के लिए चलता रहा, लेकिन सबके लिए वैलिड नहीं था, इसलिए फाइनली वो हो गए फेल। जैसे कि यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 7 + 39/2 का आंसर आएगा 23। लेकिन ये लॉ सिर्फ कुछ ही दिन चल पाया और डोब्राइनर को बाहर निकाल दिया गया शो से। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने 8 के ऐसे समूह बनाए जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे हर बार 8वां सा आपके पास में आ जाता है। उसी तरीके से इसने कहा कि हर एक 8वां एलिमेंट अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जाऊं तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे लिथियम से देखिए, तो लिथियम से शुरू करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए सोडियम के साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैच होंगी, लेकिन इसका म्यूजिक खराब हो गया जैसे ही नोबेल गैसेस ने एंट्री ली। उस समय तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। जैसे ही नोबेल गैसेस आई, इस भाई का सारेगामापा खत्म हो गया, इसे भी अवार्ड शो से बाहर निकाल दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है उसके बाद अलेक्जेंडर अमेलियो ब्ला 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 डी चेनकोर्टोइस। दोस्तों चेनकोर्टोइस तो एक बड़ा ही सेल्फलेस इंसान था, उसको तो मतलब पूरी दुनियादारी से मतलब नहीं था। उसने कहा कि देखो भाई, मैंने एक सिलेंड्रिकल टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में, और जो भी सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे वो एक ही लाइन में आ जा रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को टेलुरिक हेलिक्स का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा फेलियर था इसका कॉम्प्लेक्स नेचर। इतना डिफिकल्ट है यार, कर ही नहीं पाए लोग बाग उसको डिकोड, और इसीलिए इसको साइड में होना पड़ा। बाद में आए लूथर मियर साहब। लूथर मियर ने बोला कि अरे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें देता हूं एक कर्व के अंदर उन्होंने अपने कुछ एलिमेंट्स की ऐसी स्टडी की जैसे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियाई, है ना। तो एटॉमिक उन्होंने वॉल्यूम का ग्राफ बनाया एटॉमिक मास के साथ, और उन्होंने एक सिमिलैरिटी पाई ग्राफ के अंदर कि बड़े एक ही तरह के पैटर्न से ग्राफ जो है वो बढ़े जा रहे हैं। जहां पे आपने देखा कि टॉप के ऊपर आते हैं आपके अल्कली मेटल्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर आ रहे हैं आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं आपके हेलोजन, और सबसे जो ब्रॉडर मिनिमास हैं जो मिक्स्ड हैं आपस में वो सारे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। इसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों को सिमिलैरिटीज दिखाई दी, लेकिन कोई प्रॉपर कोज नहीं है कि प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही हैं। ये भी फेल हो गया, इसे भी बाहर जाना पड़ा उस महफिल से। उसके बाद आते हैं ताश के मास्टर, कार्ड्स के किंग, जिनका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव ने अपनी कहानी में बताया कि दोस्तों जब भी आप उस जमाने के डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे तो आपने पाया कि बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। उन्होंने उन प्रॉपर्टीज वाले सेम एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया। उस ग्रुप को हम लोग, ये जो हमारे पास में कॉलम है उसको ग्रुप नाम दिया। इसी तरीके से जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम लोग जा रहे हैं, पर्टिकुलर लाइन का नाम है पीरियड। तो रोस एंड कॉलम्स से उन्होंने बनाया पीरियड्स एंड ग्रुप, जिससे पढ़ाई करना बड़ा आसान हो गया। हम आसानी से किसी भी एलिमेंट पे जा सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनने किसी भी एलिमेंट को किसी के साथ में भी रख दिया, वो क्लबिंग लोगों को पसंद नहीं है। जैसे कि कॉपर का यहाँ पे सोडियम पोटेशियम से कोई लेन देन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छा नहीं लगते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या थे, इसने क्या क्या झंडे गाड़े। इसने बोला कि भाई जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं है आने वाले समय में होंगे, मैंने उनकी प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कवर कर ली है। तो उन्होंने बोला कि ई का बोरोन यानी बोरोन की जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला नेक्स्ट एलिमेंट होगा स्कैंडियम, एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट कहलाएगा गैलियम, और सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टी वाला कहलाएगा जर्मेनियम। तो दोस्तों ये तीनों नाम जो है मॉडर्न नेम्स हैं, और उसने गैस किए थे ई का बोरोन, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन। ऑल्सो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया, क्योंकि उस जमाने में लोगों को लगता था कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करते, तो दोनों की वैलेंसी होगी 3। इस हिसाब से बेरिलियम का जो इनकरेक्ट मास आता था वो आता था दोस्तों 13। उसे करेक्ट किया इन्होंने, इनकी स्टडी की। मेंडलीव ने मेनली काम किया था रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ करा के, जहां से उसको पता लगा था वैलेंसीज के बारे में। उसको पता चला कि बेरिलियम की वैलेंसी 2 है ना कि 3, इसलिए इसका एटॉमिक मास होना चाहिए, इसका रिलेटिव मास, सॉरी इसका इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, जो कि टोटल निकल के आया कितना 9।
ऐसा सिर्फ इसी के लिए नहीं, उसने यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स के भी मासेस को करेक्ट किया। डीमेरिट्स ये थे कि उसने सिर्फ प्रॉपर्टीज सिमिलर रखने के लिए, एक क्लब बनाने के लिए एलिमेंट्स को आगे पीछे किया। जैसे आर्गन को पहले रखा गया जिसका मास ज्यादा था पोटेशियम से, टेलुरियम जिसका मास कम है आयोडीन से उसको पहले रखा गया, कोबाल्ट जिसका मास कम है निकल से उसको पहले रखा गया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर रखने के लिए। लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से यह गलत था, क्योंकि उसका रूल था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखने का। सिमिलरली आइसोटोप्स जो होते हैं दोस्तों, वो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं। अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा तो हर एक आइसोटोप को भी एक डिफरेंट पोजीशन चाहिए, जो कि उसने नहीं दी। फाइनली सब ग्रुप्स जो उसने बनाए जिसमें सोडियम पोटेशियम के साथ कॉपर रखा गया है, विच इज इनकरेक्ट एंड इनडाइजेस्टेबल। इसी तरीके से दोस्तों हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी अननोन है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन जैसी भी और अल्कली मेटल्स की भी। और यही सब होते होते दोस्तों एक और उसने फालतू बात की, जिसमें ग्रुप नंबर 8 के नाम से 3-3 के ग्रुप्स में उसने चीजें रखी। इसके पीछे भी कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं था। अवार्ड देने के लिए दोस्तों बुलाया गया था हमारे मेडली साहब को, वहीं अचानक से उनको उस महफिल से जलील करके बाहर भेज दिएगा। आइए अब पहुंचते हैं सीधे एक द अनसंग हीरो ऑफ द नेशन, जिसने पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी पीरियोडिक टेबल के लिए, जिसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे पूरी दुनिया जो है बदल गई। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इंपार्ट करवाया बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर, और वहां से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की स्टडी की। उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का जब ग्राफ बना तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। इससे उन्हें पता चला कि यहां पे डायरेक्ट लिंक जो है वो एटॉमिक नंबर से है, ना कि एटॉमिक मास से। यह पता चला कि एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है। और इसके बाद में बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। और यहीं से कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी साबित हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, लाइक दैट। दोस्तों ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग याद करना है। मैं कुछ निमोनिक्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, अगर आप इनको अंडर 30 सेकंड मेरे साथ याद करना चाहें। चलिए शुरू करते हैं कहानी की यहां से। हे ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, कहे शिवजी सुनो पार्वती फल, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी मक्कार, उससे टेपो लाओ, फिर कल बाहर आई आंटी एट टेरेस, हीना नीना और करीना 0 रन पे आउट। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम, फेंको नहीं कूड़ा जरा, यारी जरा निभा मौत तक रुकना रहना पड़ेगा आगे कदम, ला हफ्ता वारे उसे पटाव होगा, ऐसी रफ्तार दबा संग भैया हसमत देश राक्सीन। बात करते हैं एफ ब्लॉक की। सेपार एंड पम्सम यू गोर तब दी हो यार तुम ये भी लो, थपायू नपायू अमेरिकन सीएम बैंक सेफ ऐसे फॉर्म नोलार। तो इस तरह की टेक्निक से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के हाइलाइट्स की। इस टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको पीरियड्स कहा जाता है और 18 वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप्स कहा जाता है में अरेंज किया गया है। पीरियड की खासियत यह कि हर एक नए पीरियड के साथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। ग्रुप की खास बात यह कि दोस्तों हर एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होते हैं। 14 एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास में लेंथेनाइट एंड 14 एक्टिनाइट, यानी 28 एलिमेंट को सेपरेटली रखा गया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी। इन्हें हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड के नाम है, जैसे पहले वाले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड के अंदर होते हैं 8 और तीसरे के अंदर भी होते हैं 8, उनको बोल दिया शॉर्ट पीरियड। चौथे पांचवें के अंदर होते हैं 18 इसलिए बोला गया उनको लॉन्ग पीरियड, और सातवें और छठे के अंदर होते हैं 32 तो बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 11 को बोलते हैं कोइनेज मेटल एक्सेप्ट आरजी, जिसमें आपके उसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ जाएंगे। बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप, 14 कार्बन फैमिली, निक्टोजन से 15 फैमिली, चैल्कोजन से 16, देन उसके बाद में हेलोजन्स आर 17 ग्रुप, और नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज आपकी होती है 18th ग्रुप, या फिर इसे कहते हैं 0th ग्रुप। बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की उन एलिमेंट्स के लिए। देखिए ये सब किया गया था उस जमाने में जब हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, तो उनके एटॉमिक नंबर्स के साथ में हम उनको नाम दे देते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 103, तो इसे मैं लिखूंगा ट्रियम। तो बेसिकली मुझे क्या करना होता है, हर एक इंडिविजुअल डिजिट के लिए मैं यूज करूंगा उनका आईयूपीएसी नेम, जैसे कि 0 के लिए निल, 1
के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। एंड इसी के साथ में उन पे लास्ट में क्या लगा दूंगा मैं, ईएम, तो बन जाएगा अन, अन, ट्रियम। लेट अस सपोज कि कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है 186, तो बन जाएगा अन, ऑक्ट, हेक्स, ईएम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, जे स्टार्टिंग के लेटर उठा लीजिए, यू ओ एच, यहां पर क्या हो जाएगा, यू यू टी, लाइक दैट। अब बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाए ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है जिस सबशेल में, वो बन जाएगा उसका ब्लॉक। जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, वो बन जाएगा आपका पीरियड का नंबर। और जो ग्रुप होंगे वो हर एक ब्लॉक के लिए वेरी करेंगे। जैसे कि एस ब्लॉक के अंदर होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर कॉन्फ़िगरेशन है NS1 तो ग्रुप 1, NS2 के लिए ग्रुप 2। अगर पी ब्लॉक है दोस्तों, तो वहां पे आपको आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है, NS2 एंड NP, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके उनमें 10 ऐड करना होगा, तो आपको मिलेगा उसका ग्रुप नंबर। इसी तरीके से डी वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके 3rd से लेकर 12th, तो उसमें आपको चेक करने के लिए NS और ND जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको काउंट करने होंगे, NS और N-1D। एफ ब्लॉक के लिए दोस्तों सारे के सारे एफ ब्लॉक जिनकी कोई जगह नहीं है, जिनको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है, वो सबके सबको आते हैं किसमें, ग्रुप नंबर 3 के अंदर। तो सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहां घुस गए, ग्रुप 3 में। डिमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दोस्तों ये हैं कि इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी अनसोल्ड है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हेलोजेंस और अल्कली मेटल दोनों से रिजेंबल करती है। लेंथेनेट एक्टिनेट को कोई अच्छी जगह नहीं मिल पाया, बेचारों को साइड में फेंकना पड़ा। बात करते हैं सीधी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट हो, उन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिपीट हो रहे हैं, तो उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, रिपीट। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दोस्तों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको Z इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये ओवरऑल अट्रैक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्शन, अगर मैं दोनों को एक साथ रखूंगा तो बनता है Z = Z माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, Z यहाँ पे अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होता है दोस्तों किस तरीके से वेरी करता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है अगर हम लोग डायरेक्टली अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, और डिक्रीज होता है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। एटॉमिक रेडियस इज अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो कि जेन्युइनली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंफिनिटी तक पाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कोई भी दो पर्टिकुलर एटम्स की बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये होमोन्यूक्लियर है तो हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, इनके बीच की लेंथ निकाल ली न्यूक्लियस की, तो DHH को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे करके दोस्तों 3 तरह के रेडियस हम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस, एक को कहते हैं मेटालिक रेडियस, और एक को कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। ऑर्डर होता है वॉन डेर वाल सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय मेटालिक, एंड सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। अब बात करते हैं इसके वेरिएशन की। हम 2 तरह के वेरिएशन पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसको कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, एक पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, जिसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो रेडियस जो होती है वो घटती है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से जो आपका साइज होगा बढ़ेगा। अगर बात करें आयनिक रेडियस की, तो दोस्तों कटायन की रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है और अनायन की रेडियस पेरेंट एटम से बड़ी होती है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा बढ़ती है उसकी साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी घटती है साइज। और साथ ही साथ में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे एक ही ग्रुप के अंदर, तो साइज भी क्या होती है, इंक्रीज। अब चलते हैं सीधे सीधे हम लोग अगले पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो दोस्तों कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, जो कि IE1 के नाम से भी जानी जाती है। अगर हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन के लिए जाते हैं तो हमेशा कंटिन्यूसली एनर्जी क्या होती है कि बढ़ती जाएगी। IE1 से ज्यादा I2 होगी, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4। इस प्रोसेस को यूज करके आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ा सडन चेंज दिखता है, सडन गैप दिखता है फर्स्ट आयनाइजेशन से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, यानी कि उस पर्टिकुलर गैप में ऑलरेडी हम लोगों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया था और अब फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता है। जैसे कि पहले वाले में आप देखेंगे 5 से सीधा 47 आ गया, ये एक ह्यूज गैप है। इसका मतलब पहला ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद में नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो वैलेंसी कितनी हुई, 1। ऐसे ही अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम देखिए पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। देखिए यहां पर सबसे बड़ा गैप आया, ह्यूज, दिस इज अ ह्यूज गैप। दैट मींस कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल पाए, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये हेल्प करती है आपको वैलेंसी जानने के लिए। इसका ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी दोस्तों, घटेगी। जैसे कि लिथियम से कम सोडियम, सोडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम रुबिडियम, रुबिडियम से कम सीजियम। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये होता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजुअली रिलीज होती है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जनरली। अगर कोई पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर कोई अनायन है, तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी गेन होती है, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू नेगेटिव में होती है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, उसमें अगर मैं एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो वो बन जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअल वैल्यू है एनर्जी की। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएगा किसी भी पर्टिकुलर एटम में तो यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन जब भी आता है दोस्तों तो एनर्जी गेन होती है, और हमेशा ये मैग्नीट्यूड पहले वाली एनर्जी से ज्यादा होगा। आइए बात करते हैं इसके ट्रेंड की। तो ट्रेंड बोलता है कि भाई अगर लेफ्ट टू द राइट जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, तो ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है और अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो ये डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि साइज बढ़ने लगता है। तो लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी, यानी कि जब दो एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उनके शेयर्ड पेयर किसकी तरफ ज्यादा पुल होंगे, उसे कहते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट जो था दोस्तों डिफाइन करने वाले इंसान का नाम था पॉलिंग। तो पॉलिंग ने कुछ वैल्यूज दे दिए। उस भाई ने फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हुए, क्योंकि उसका मानना था कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। फ्लोरीन को उसने 4 माना, उसके हिसाब से कुछ एलिमेंट की उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन की, जिसको हमें याद करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इसके ट्रेंड की। तो ट्रेंड बोलता है कि भैया लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप आएंगे जेड इफेक्टिव घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अब मेरा ये पूरा मनोरंजन, जिसमें आपने 15 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसके बाद में हम आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये चैप्टर के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। हमें ऑलरेडी पता लग गया कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना था और क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे बड़ा आसान लगेगा और स्मूथली हो जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी पे, अगले चैप्टर पे। बाय बाय।